हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं जीत कुमार सिंह और हम देख रहे हैं इस साल का पेपर सॉल्यूशन यूपीएससी सीजीएसई 2023। इस सेक्शन में हमने लिया है फिजिक्स। ये सेट ए है और ये जीएस पेपर का यानी पेपर 1 है, राइट। यहाँ पे ये फिजिक्स के सेक्शन में हम देख सकते हैं कि कुछ 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिस्ट्री में भी 18 है, बायोलॉजी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तीनों सेक्शन में इक्वल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। अब हम फिजिक्स सेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में जरा बता दूं मैं एक ओवरव्यू। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी कुछ पूछे गए हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी है। न्यूमेरिकल्स मोस्टली जो है वो भी सिंपल ही हैं, उसमें कोई टफ कैलकुलेशन या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, राइट। अब यहाँ पे जो बात है कि थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, वो हम देख लेंगे आगे, जहाँ से हम जैसे जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि ग्राफ है इसके अंदर, पर एक क्वेश्चन रियली सिंपल है। देखते हैं। Which one of the following statement, a schematic graph correctly represents qualitatively the variation of resistivity rho with respect to temperature T for a semiconductor। सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पता है कि जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी घटती है, अनलाइक कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उसकी रेसिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो रेसिस्टेंस बढ़ाने के सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेसिस्टिविटी घटनी चाहिए, वैसा ग्राफ यहाँ पे तो नहीं है। सॉरी, हाँ, वो ग्राफ यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, तो ये भी नहीं, ये तो कुछ अलग ही ग्राफ है क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर तक तो रेसिस्टिविटी जीरो है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेसिस्टिविटी घट रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ से बढ़ रहा है रेसिस्टिविटी घट रही है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, यानी ई का ग्राफ होता है और ई के ग्राफ भी ऐसा ही होता है, तो हम उससे भी अगर हमें फॉर्मूला याद है तो भी हम कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि फैक्चुअल हो गया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप पूछा गया है, ठीक है ना, और इसको याद रखना तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा। पर स्टिल जो सिलिकॉन का है वो है 1.112 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड का है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड लेड सल्फाइड का है 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट वैल्यू किसका है इसमें, तो हम देख सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड का यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थोड़े से फैक्चुअल भी है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ये वैल्यूज याद रखना। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी जो यंग मॉडल्स के ऊपर सवाल पूछा गया है, राइट। द स्टील रॉड हैविंग रेडियस आर, जो एक दो कंडीशन है, रेडियस आर एंड लेंथ एल, गेट्स स्ट्रेच्ड अलोंग इट्स लेंथ बाय डेल्टा एल। जो एल है वो डेल्टा एल बन जाता है, ये एल लेंथ है तो इसमें डेल्टा एल मान लो, ऐसे ये इतना एक्सटेंशन हो गया है इसमें, इलोंगेशन। एंड इसका जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर, राइट। अगेन इस पे फोर्स जो है वो एफ अप्लाई किया गया है, तो हमें पता है यंग मॉडल्स जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, राइट। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहीं पे सेम दूसरा इसी मटेरियल का दूसरा रॉड लिया गया है, तो यंग मॉडल सेम हो जाएगा उसका। यहाँ पे रेडियस 2r कर दिया गया है, ये थोड़ा मोटा रॉड होगा, ये 2r रेडियस कर दिया गया, लेंथ सेम l है, तो इलोंगेशन कितना होगा ये हमें पता करना है। इलोंगेशन को हम x मान लेते हैं और फोर्स भी यहाँ पे F ही अप्लाई किया गया है। तो अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेस हो जाएगा F बाई एरिया, राइट। और इनटू ये हो गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ है इसका एल। ये हो गया इसका यंग मॉडुलस फर्स्ट केस में, y1 लिख देते हैं इसको। सेकंड केस में अगर हम y2 निकालें तो अगेन स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया यानी कि स्ट्रेस, तो फोर्स हो जाएगा F, एरिया जो है यहाँ पे 2r है, यानी कि इसका हो जाएगा पाई 4 पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर पहले केस में था तो ये हो जाएगा 4a बाई डेल्टा एल, तो हमें पता नहीं है, हमें पता करना है तो x निकाल देते हैं, और ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल ही है। नाउ y1 एंड y2 इक्वल होगा क्योंकि दोनों केस में मटेरियल जो है वो सेम है, यंग मॉडुलस सेम हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ से आप कर सकते हैं f अपॉन a इंटू एल बाई डेल्टा एल इक्वल्स, यहाँ पे हो जाएगा f अपॉन 4a इंटू एल बाई एक्स।
अब अगर हम यहाँ से एफ एल कट जाएगा, एरिया से ये एरिया कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि 1/डेल्टा एल जो है वो 1/4 एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो हो जाएगा वो डेल्टा L/4 आंसर आ जाएगा, जो कि सी में है। राइट, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब है कि यूनिट्स जो है उसके यूनिट में यूनिट नहीं होनी चाहिए। राइट, डायमेंशनलेस तभी डायमेंशन नहीं होगा उसका। तो स्पेसिफिक वेट जो है, अगेन ये एक वेट ही होता है, तो इसकी यूनिट होती है, जो फोर्स का यूनिट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट एक एनर्जी है, जो ऑब्वियसली इसकी भी एनर्जी होगी। स्पेसिफिक डेंसिटी है, इसकी भी जो यूनिट होती है वो डेंसिटी की ही यूनिट होती है। पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो सर्टेन ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी बाई वाटर की ग्रेविटी, तो ग्रेविटी सॉरी वाटर की सर्टेन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बाई वाटर की डेंसिटी, वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। राइट, तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो जाएगी डायमेंशनलेस, यहाँ पे कोई इसका डायमेंशन नहीं होगा, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया है, उसको हम डील करने से पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। राइट, यहाँ पे जो पास्कल सीरीज है वो इंफ्रारेड में है, जो बामर सीरीज है वो पार्टली विजिबल यानी कि विजिबल रेंज में आता है, और जो लेमन सीरीज है ये आता है अल्ट्रावायलेट रेंज में। अब हम इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। द लेमन सीरीज लाइज इन द विजिबल रेंज, गलत हो गया। द लेमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रेंज, सही है। एंड द पास्कल सीरीज लाइज इन द विजिबल रेंज, नहीं है। द बोथ द लेमन एंड द पास्कल सीरीज लाइज इन द विजिबल रेंज। द लेमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रेंज एंड द पास्कल सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। तो डी इसका जो है वो राइट आंसर है। राइट, क्योंकि जो पास्कन है एंड लेमन है अल्ट्रावायलेट में, पास्कन है इंफ्रारेड में, और जो बामर सीरीज है वो आता है विजिबल रेंज में। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा था, इसका आंसर डी है। ये यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं डिटेल। देन नेक्स्ट, ये तो इजी है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा इजी है। अब यहाँ पे क्या है कि पी और क्यू के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा गया है, और यहाँ पे इस इफेक्टिव रेसिस्टेंस के लिए हम देखते हैं कि 1 2 3, ये तीन जो है वो पैरेलल में है, तो ये तो बहुत ही इजी है, हम बिना पेन के भी कर सकते हैं। 2 और 2 का पैरेलल 1 हो जाएगा, 1 and 1 का पैरेलल हाफ हो जाएगा, तो 2 and 1 3 and 1/2, 3.5 होना चाहिए। वैसे भी हम कर लेते हैं, इन तीनों का पैरेलल करेंगे तो 1/r = 1/2 + 1/2 + 1, और ये हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 1/r, तो r हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। अब ये तीनों 1 एंड इसका इफेक्टिव जो है 0.5, और ये 2 तीनों सीरीज में हो गए हैं, तो ये सीरीज में जो फाइनल हार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 0.5 + 2, तो यानी कि 3.5 इसका 3.5 ओम, सॉरी नॉट आर, ओम इसका फाइनल रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये बहुत ही इजी था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। Then which of the following expressions has dimensions of energy? एनर्जी का डायमेंशन किस में है इनमें से, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से एनर्जी का फॉर्मूला है। तो वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है V²E = I²R T, और ये आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, जिसमें करंट आई है किसी इंस्ट्रूमेंट से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस आर है, उससे टी टाइम के लिए अगर कोई आई करंट हम पास कराएं, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। राइट, तो या फिर कितनी एनर्जी जो है वो हीट में बदल जाएगी, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। राइट, अब यहाँ पे हम V = I R हम जानते हैं ओम्स लॉ से। अब यहाँ पे जहाँ पे आई है वहाँ पे हम जहाँ पे आई है वहाँ पे वी रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। I²R T तो कहीं पे नहीं है, जहाँ जितने भी ऑप्शन है उसमें टी है, वी है, आई है, वी एन आर है, तो देखते हैं करके क्या होता है। आई के प्लेस पे हम V/R रख सकते हैं, I = V/R। यहाँ पे हो जाएगा V²/I² इंटू आर इंटू टी। इस आर से ये सॉरी वी, ये आर है, R², इस आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा V²/R T, और वो हमारा बी में दिख रहा है हमें। राइट, बाकी और भी कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। राइट, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये बहुत ही अच्छा सवाल है इस पूरे टॉपिक का, और इसको मैं थोड़ा डिटेल में करना चाहूंगा। इसके लिए सॉरी, गिव मी जस्ट ए मिनट। ओके, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट एन एंगल अल्फा
फ्रॉम द वर्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। इस पूरे चैप्टर का, पूरे फिजिक्स में ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में करना चाहता हूँ। तो ये सपोज एक पेंडुलम है जो यहाँ पे ऐसे हैंग हो रहा है, राइट, और इसका जो नेक्स्ट पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाता है अल्फा एंगल पे, राइट। अब इस अल्फा एंगल पे जब ये पहुंचता है तो पूछा जा रहा है कि इस पोजीशन पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, राइट, ये पूछा जा रहा है। अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास होगा, वेट होगा, वो नीचे की तरह काम करेगा, और ये लाइन से ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इस मास का जो एक कंपोनेंट होगा वो हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा। नाउ द क्वेश्चन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे आप अगर लीनियर एक्सेलरेशन को देखें तो एफ इक्वल्स एम ए लिखते हैं, सेम वे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको लिखना होता है टाउ इक्वल्स आई अल्फा। टाउ इज टॉर्क, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है, बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लेते हैं, जहाँ की गलती हो जाती है, राइट। ऐसा बहुत बार हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे सॉल्यूशन में मैंने देखा कि ये इसको आई अल्फा जी साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल कर देते हैं। वो गलत है, राइट, वो गलत है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जी साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल नहीं है। हम आगे चल के देखेंगे उसको कैसे आता है। तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, हमें यहीं से एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, उसके लिए हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। नाउ टॉर्क जो है वो यहाँ इस पॉइंट के अराउंड हम टॉर्क निकालेंगे, जहां से ये पेंडुलम जो है वो हैंग कर रहा है, राइट। अब टॉर्क के लिए जो लेंथ है वो इस बॉब की लेंथ हम एल मानेंगे। अब हमें इस डायरेक्शन में हमें जो फोर्स मिल रहा है, ये वाला डायरेक्शन जो है, इसमें जो हमें फोर्स मिल रहा है वो नेट फोर्स हो जाएगा। इस तरफ टेंशन टी लगेगा, और इस तरफ लग रहा है एम जी कॉस अल्फा। तो नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा, नेट फोर्स हम इसको ब्लू से ही लिख लेते हैं, एफ नेट, ये हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस अल्फा, राइट। इस डायरेक्शन में, सेंटर के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस अल्फा। पर हम जानते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो इसी एक्सिस से, एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और एक्सिस को जब फोर्स क्रॉस करता है उस समय फोर्स आर्म और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल जीरो हो जाता है, और जो टॉर्क होता है वो होता है एफ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। और साइन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये हमारे फोर्स का डायरेक्शन है और यही हमारे फोर्स आर्म का भी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, या फिर आप 180 भी मान सकते हैं। दोनों केस में साइन जो है वो जीरो होता है। तो इस डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो जीरो है, राइट, जीरो। नेक्स्ट डायरेक्शन जो है हमारा वो ये, नेक्स्ट फोर्स जो है वो ये है, जो हमने कंपोनेंट ले लिया है, ये फोर्स है, ये फोर्स टॉर्क लगाएगा यहाँ पे। तो हमारा फोर्स आर्म और टॉर्क के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फोर्स आर्म है हमारा, इसको, ये हमारा फोर्स आर्म है, और ये हमारे फोर्स का डायरेक्शन है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जो टाउ होगा वो होगा आर क्रॉस एफ, और आर जो है यानी कि जो फोर्स आर्म है वो एल लेंथ का है, इंटू जो एफ है वो है एम जी साइन अल्फा, राइट। और इनके बीच में होगा 90 डिग्री, तो अल्फा को हम 90 डिग्री लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, ऑब्वियसली एम जी साइन अल्फा है ये, और यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, तो इंटू साइन, सॉरी, इंटू साइन 90 डिग्री भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन है वो 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो यह हो जाएगा एल एम जी साइन अल्फा, साइन 91 हो जाता है, तो इसलिए ये नाउ 1 बन जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आपका टॉर्क, राइट। अब इस टॉर्क की वजह से हम निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ से निकालेंगे, टॉर्क इक्वल्स आई अल्फा। अब जो आई है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको निकालने के लिए आप सिंपल, जो ऑब्जेक्ट अगर एक सिंपल बॉब लटक रहा है और वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, आर यानी कि उसका रेडियस रेडियस और एम जो उसका है मास है। तो यहाँ से जो आई है वो हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर, या एम एल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ हमने एल लिया है, तो एम एल स्क्वायर इसका आई हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा निकल के आएगा, वो हो जाएगा टाउ बाई आई। नाउ जो टाउ है वो है एल, सॉरी, ये इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एल एम जी साइन अल्फा बाई
आई जो है वो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, इस एल स्क्वायर से एल कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो जी साइन अल्फा बाई एल जो है ये इसका वैल्यू होगा टाउ का, सॉरी अल्फा का, नॉट टाउ का, अल्फा हो जाएगा जी साइन अल्फा बाई एल। तो यहाँ पे जी एंड एल जो जी कांस्टेंट है, एल हम इस पेंडुलम के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के, यानी अल्फा ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारा प्रोपोर्शनल हो गया साइन अल्फा के, राइट। और वो हम आंसर में देख सकते हैं, यहाँ पे साइन अल्फा है। अगर एल को नहीं यहाँ पे एल को कांस्टेंट मान के चलें उस पेंडुलम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एल चेंज नहीं होने वाला है, अल्फा इज चेंजिंग, जैसे जैसे बॉब का पोजीशन चेंज होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है हम वो निकाल सकते हैं, सॉरी, हाँ, जो हाँ जो वैल्यू है उसकी हम इससे निकाल सकते हैं, अल्फा जो है उसका एक्सेलरेशन वो जी बाई एल साइन अल्फा के वैल्यू से निकल जाएगा, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर साइन अल्फा। आई होप कि ये क्लियर है। देन नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरेज इज नॉट करेक्ट। एक्सरे के बारे में पूछा जाए, एक्सरे इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक्सरेज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये पहला ऑप्शन पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सरेज आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव, तो यही जो है वो गलत है, बहुत ही इजी है। एक्सरेज आर ट्रांसवर्स वेव सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रिक्वायरमेंट नो डज नॉट रिक्वायर मीडियम, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो हो जाता है ई वी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट ई वी, क्यू क्यू वी, यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज क्या है यहाँ पे 1.6, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करने की बात हो रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट का है, और यहाँ से 1696 हो जाएगा, 9.6 इंटू 10⁻⁹, और ये आसानी से हमें यहाँ पे मिल जा रहा है आंसर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर्बरेशन, ये हमने क्लास में भी बताया था कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है रिवर्बरेशन, जब हम साउंड पढ़ रहे थे। तो अगेन जो फोर्स ऑफ बायंसी, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट इजी है। द फोर्स ऑफ बायंसी ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर इज एफ। कोई हम ले लेते हैं एक वाटर सरफेस है यहाँ पे, ऐसे एक वाटर सरफेस मान लेते हैं ऐसे, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। अब जो फ्लोट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसका जो फोर्स ऑफ बायंसी जो इस पे वो एफ लग रहा है, ठीक है ना। वाइल इट इज एस ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट सिंक्स इन वाटर। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इसी वाटर में यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं यही इसका सरफेस है, यहाँ पे ये नीचे सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस पे जो बॉयंसी है वो एस है, दो ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लगाए जा रहे हैं। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों केस में डब्ल्यू इसका वेट है, इसका भी जो वेट है वो डब्ल्यू है। अब यहाँ में एफ डब्ल्यू और एस में रिलेशनशिप पता करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एस इज जीरो, एस कभी भी जीरो नहीं होता, बॉयंसी फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑब्जेक्ट याद हो, ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर रहे या तैरता रहे, यानी कि ये केस हो या ये केस हो, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज नेवर जीरो, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा, बोथ फोर्स एंड एव हैव अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों केस में किसी भी केस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है, ये केस और ये केस हो, तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। बाकी हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, एफ हैज अपवर्ड डायरेक्शन एंड एस हैज, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों का डायरेक्शन ऊपर है, जब ये सही हो गया तो दूसरा सी बी अगर सही है तो सी सही हो ही नहीं सकता। एफ इक्वल्स डब्ल्यू एंड एस इज मोर देन डब्ल्यू, अब ये भी सही नहीं, क्योंकि एफ इक्वल्स डब्ल्यू के बारे में हमें पता नहीं है, पर एस इज मोर देन डब्ल्यू, अब एस जो है मोर देन डब्ल्यू अगर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के ऊपर आ जाना चाहिए, तैरता नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड हमेशा जो हमारी जो रेंज है सुनने की, उससे नीचे का होना चाहिए, बिलो 20 हर्ज, ठीक, इंफ्रासोनिक होता है, और जो हमारा 20,000 है उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक हो जाता है। When the temperature of a gas increases, ये PYQ का सवाल है, पिछले ईयर में भी ये सवाल था। तो इसका इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, when the temperature of a gas increases the average speed of its molecules increases, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लीनियर मोमेंटम टू द फ्लोर। अब ये एक अगेन थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया एक छोटा सा, पर आसान है, ये भी देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लीनियर मोमेंटम। ट्रांसफर लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एक डंबल गिर रहा है 500 ग्राम का, आधा किलो का डंबल है, बहुत छोटा सा है, बच्चों का होगा शायद। फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, तो ये हम 5 मीटर एक हाइट मान लेते हैं। यहाँ पे एक डंबल है जो यहाँ से गिरेगा और इसका वेट जो है वो 500 ग्राम है, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे आके रुक जाता है, तो कितना मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम के लिए आपको पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमें करना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम हमें पता है 0 हो जाता है क्योंकि वो रुक जाता है। इनिशियल मोमेंटम हमें यहाँ पता करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम के लिए यहाँ पे जो टच करने से जस्ट पहले की जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, डंबल की, वो हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे v मान लेते हैं, यहाँ पे हम u मान लेते हैं। u जो है वो 0 होगा क्योंकि वो यहाँ पे रुका हुआ था, वहां से हमने इसको छोड़ा है डंबल को, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। नाउ v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh। अब u जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है, तो उस समय u इसका 0 है, प्लस 2 इंटू जी 10 दिया हुआ है, इंटू h का मतलब 5 मीटर है, तो ये हो गया 100, राइट। तो v हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो डंबल है इस ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले उसका जो वेलोसिटी है वो 10 है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है 0। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है जो यहाँ पे टच करने से जस्ट पहले, वो कितना है, तो m है हाफ के जी, यानी कि 500 ग्राम, यानी कि हाफ के जी, यानी कि 0.5 इंटू 10, यानी कि 5 के जी मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें बी में दिख रहा है। तो ये भी बहुत ही इजी था, जस्ट थोड़ा छोटा सा एक कैलकुलेशन था। ओके ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी वेक्टर्स की, नॉट ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन तो इसमें पूछा ही नहीं है, ये एक्चुअली वेक्टर का क्वेश्चन है। आपको इससे वेक्टर्स की पूरी, यूनिट वेक्टर की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से वो चेक कर लेंगे, अगर आपने इसको सही मार्क किया है तो तभी आप सही मार्क कर भी पाएंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। लेट्स सी इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूनिट वेक्टर किसी भी, सॉरी, यूनिट वेक्टर जब हम निकाल कैलकुलेट करते हैं उस समय यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, अगर सपोज कोई यूनिट वेक्टर हमें निकालना है x, तो उसके लिए हम लिखते हैं x वेक्टर बाई x का जो मॉड्यूलस है वो, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, मैं इसके एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता हूँ। हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है m, एक छोटा ऑब्जेक्ट है m, राइट। अब ये छोटा ऑब्जेक्ट बड़े वाले ऑब्जेक्ट को पुल करेगा अपनी तरफ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, F इक्वल्स जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हम करते हैं। और ये होता है क्वांटिटी, पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर अगर सपोज इस डायरेक्शन में हमें हमें ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट हम दिखा रहे हैं, क्योंकि छोटा वाला ऑब्जेक्ट बड़े वाले ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर, अगर सपोज एक्स हमने दिखा दिया, हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ इक्वल्स जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर एक्स। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। इससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्स की क्वांटिटी क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। ये जो पूरा है इस फोर्स की क्वांटिटी है, इतने मैग्नीट्यूड के साथ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे छोटे वाले ऑब्जेक्ट की द्वारा, राइट। पर और उसका डायरेक्शन क्या है, एक्स का, एक्स यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टुवर्ड्स राइट को है, लेफ्ट से राइट को, यानी बड़े वाले ऑब्जेक्ट से छोटे वाले ऑब्जेक्ट की तरफ, जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। एक्स इज द यूनिट वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट, एक्स इज द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, जो कि इस एक्स वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है। और ये वेक्टर जो है वो कैपिटल एम टू स्मॉल एम की तरफ है, तो वही तो हमें चाहिए। पर ये जो हमने निकाला जी एम एम बाई आर स्क्वायर कैपिटल, सॉरी, वेक्टर यूनिट वेक्टर एक्स, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, क्योंकि नीचे सारे के सारे एक्स क्यूब के फॉर्म में दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमने निकाला है आर स्क्वायर के फॉर्म में। अब इस आर को हम एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन में है वो एक्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स यूनिट वेक्टर, राइट। पर इस फॉर्म में आंसर हमारा है नहीं, तो हम क्या इस यूनिट एक्स वेक्टर को, जो यूनिट वेक्टर है उसको चेंज कर लेंगे। एक्स यूनिट वेक्टर को हम जानते हैं कि लिखते हैं वेक्टर एक्स बाई वेक्टर एक्स का जो मॉड्यूलस है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे जो ये वाला, इस सिचुएशन को हम यहाँ लेके जाएंगे, और ये हो जाएगा एफ इक्वल्स जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर बाई एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है यहाँ पे। तो जी एम एम बाई,
ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मिलके एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे एक्स वेक्टर बच जाएगा और ये एफ हो जाएगा, राइट। ये एफ वेक्टर है। ये हो गया हमारा फाइनल फोर्स, राइट, इन वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन में कहाँ पे है। तो जी एम एम बाई एक्स क्यूब और एक्स ये यूनिट वेक्टर है, पर ये यूनिट वेक्टर नहीं दिखा रहा है, ये एक्स वेक्टर दिखा रहा है। और हमें जो हमने निकाला है वो यहाँ पे एक्स वेक्टर ही है, एक्स जी एम एम बाई एक्स क्यूब एक्स वेक्टर, और वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, आपको वेक्टर्स की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाएंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा एग्जाम में भी और वैसे भी। यहाँ पे अगर दूसरा देखें, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है, ये दोनों सेम ही है क्वांटिटी, जस्ट नेगेटिव साइन कर दिया है। तो हमें पता है कि जो एक्स वेक्टर है उसी डायरेक्शन में बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा दिया है, यूनिट वेक्टर हम लगा करके नीचे क्यूब नहीं रख सकते, और यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर लगा दिया है लेकिन नीचे क्यूब कर दिया है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों ही नहीं हो सकता, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ के ऊपर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 एंड R2, आई एंड वी के ऊपर एक ग्राफ बनाया गया है और हमें चेक करना है, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, कौन कौन से सही हैं, राइट। अब यहाँ पे इस तरीके एक्चुअली ओम्स लॉ को समझने के लिए हम सबसे अच्छा करते हैं कि एक हम ग्राफ बनाते हैं, इसमें यहाँ पे y एक्सिस होता है, यहाँ पे x एक्सिस होता है, एक लाइन होती है, और इसको लिखते हैं y इक्वल्स एम एक्स। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। m जो होता है वो इस लाइन का स्लोप होता है, जो कि m इक्वल्स tan थीटा भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये थीटा एंगल है, राइट। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेट लाइन का, और इससे समझने में एक्चुअली आसानी होती है। अपन देखते हैं इसको यूज कर पाएंगे या नहीं। R1 फॉलोज ओम्स लॉ। अब यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए V इक्वल्स आई आर ये होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि R1 फॉलोज ओम्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। R2 does not follow Ohm's law after voltage V1। अब that is true, क्योंकि ये जो वोल्टेज V1 है इसके बाद R2 जो है वो चेंज हो रहा है, यानी R2 एक्चुअली जो यहाँ पे जो R है, ये जो ग्राफ होती है ओम्स लॉ के अंदर, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है ओम्स लॉ के अंदर, टेम्परेचर सेम रखा जाता है और रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है वो इसका चेंज हो रहा है, यानी कि कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पे, इसलिए R2 does not follow Ohm's law after voltage V1, which is also true. Up to V1 the resistance of R1 is smaller than resistance of R2। ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। up to R1 अप टू V1 द रेसिस्टेंस ऑफ R1 इज लार्जर। अब ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक तो गलत है, क्योंकि दोनों ऊपर वाले सही है। अब इनमें से हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो नॉर्मल एक्चुअली ओम्स लॉ होता है उसमें यहाँ पे V होता है, यहाँ पे I होता है, और ये इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले से करें, दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसके ऊपर सीधा हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है ना, और हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स आई आर, ठीक है ना। अब R1 R2 की बात हो रही है तो R इक्वल्स हम लिखेंगे V बाई आई, ठीक है। अब हम R1 के केस में देखते हैं, R2 के केस में देखते हैं, पहले ये वाली लाइन जो R2 है, तो R2 के केस में अगर हम देखें तो सेम वोल्टेज के लिए करंट है यहाँ पे और इसके लिए करंट है यहाँ पे, तो इसको हम लिख देते हैं I1, इसको लिख देते हैं I2। तो R2 इक्वल्स V जो सेम है दोनों के लिए I1, यहाँ पे I1 है, और इसको हमने ठीक है, इसको I2 लिखना चाहिए था, इसको I1 लिखना चाहिए था, आसानी होगी समझने में। तो ये I2 हो गया R2 के लिए, और R1 के लिए हो जाएगा ये V बाई I1। अब यहाँ पे जो R1 R2 में से जो डेनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर नीचे है, तो जिसका वैल्यू छोटा होगा वो एक्चुअली में बड़ा रेसिस्टेंस होगा। तो हम देख सकते हैं I2 जो है वो छोटा है, तो I2 का डेनोमिनेटर में है, तो जो छोटा कंटेंट होगा वो इसको बड़ा कर देगा R2 को, इसलिए R2 इज लार्जर देन R1। तो यहाँ पे R1 इज स्मॉलर देन R2, जो कि सही है कि ये भी, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। हमें पूछना है कौन, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे बता रहा है अप टू V1 द रेसिस्टेंस ऑफ R1 इज लार्जर देन R2, जो कि गलत है। तो यानी कि जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, नॉट सी, एक्चुअली ये भी नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और सवाल है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल एन अप्लाइड फोर्स डू नेगेटिव वर्क। नेगेटिव एफ इक्वल्स क्या होता है, सॉरी W इक्वल्स एफ डॉट एक्स,
ठीक है ना, ये दोनों वेक्टर्स होते हैं, और दो वेक्टर प्रोडक्ट, दो स्केलर प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो है हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे एफ एक्स और डॉट प्रोडक्ट हो जाता है कॉस थीटा में, और आपको पता है कि कॉस 90 के बाद जो है वो निगेटिव हो जाता है, तो जहाँ भी 90 डिग्री से ऊपर इन दोनों के बीच में एंगल होगी, या थीटा जहाँ भी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो निगेटिव फोर्स, निगेटिव वर्क डन होगा। 135 डिग्री 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये निगेटिव देगा। दूसरा देखते हैं, द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो नहीं पैरेलल हो जाएगा, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर में जीरो वर्क डन होता है, तो ये जीरो देगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। एंड 45 डिग्री पे जो है वो भी अगेन पॉजिटिव ही होगा। हमें बताना है नेगेटिव, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा एंगल पे नेगेटिव हो जाता है। तो ये थे हमारे हमने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा, फिर बायोलॉजी का होगा, इस तरीके से हम साइंस के दोनों सेक्शंस भी जो बचे हुए वो देख लेंगे। बाकी सारे सेक्शंस करे जा चुके हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सारे हमने कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियोस तो वो लिंक में आप जाके देख सकते हैं, और इस तरीके से आप पूरा पेपर अपना देख सकते हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर कोई इंप्रूवमेंट या फिर कोई करेक्शन की आपको ज़रूरत दिखती है, तो प्लीज़ से इन द कमेंट सेक्शन, we'll look into that. Okay, so see you in the next section, which will be of chemistry. See you then. Bye bye.